हेलो एवरीवन, हिस्ट्री के एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। जो स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, देखिए मेरे भाई, आज के इस क्लास में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 4 के लिए मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा और ये जो है आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 होगा, जो कि आखिरी प्रैक्टिस सेट है। मैंने आपको पेपर नंबर 4 के लिए कुल 8 क्लासेस, आज के इस क्लास को मिलाकर 8 क्लासेस प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाहर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। ठीक इसी तरीके से मैंने पेपर नंबर 3 के लिए भी आपको 8 क्लासेस प्रोवाइड करा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस क्लास को देखने के बाद आप उन सभी क्लास को देखकर अच्छे से सारे प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। आइए हम लोग फटाफट से क्लास पर बढ़ेंगे। तो देखिए, आज के इस क्लास में जो हम लोग करने वाले हैं, हर क्लासेस की तरह आज भी हम लोग 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। इसके बाद हम लोग एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। और एक बेरा पार सीरीज है, जिसमें हम आपको 15 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चंस कराएंगे, जहां से आपके पेपर में 100% क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हैं। तो आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखना। क्लासेस अगर हेल्पफुल लगे तो बस छोटा सा काम करना, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना और एक सुंदर सा कमेंट करके बताना कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। बस पहले आप लोग एक छोटा सा काम करो, लिंक को कॉपी करो और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है आपका कि जापान एवं कोरिया के बीच एक व्यापारिक संधि कब हुई थी। तो सिंपली याद रखना है, जापान एवं कोरिया के बीच में जो व्यापारिक संधि हुई थी, यह कब हुआ था मेरे भाई? 1876 ईस्वी में। कितने ईस्वी में हुआ था? 1876 ईस्वी में। डेट क्या थी? तो सिंपली आपको याद रखना है, 26 फरवरी 1876 ईस्वी को क्या होता है, जापान और कोरिया के बीच में एक व्यापारिक संधि होती है। अब देखिए, इस व्यापारिक संधि को कोरिया में एक अलग नाम से जाना जाता है। कोरिया में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगवा द्वीप की संधि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? गंगवा द्वीप की संधि के नाम से इस व्यापारिक संधि को जाना जाता है। आगे बात करते हैं, यहां पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, अगर पूछ लिया जाए कि जापान ने कोरिया पर अपना आधिपत्य कब कायम किया। देखिए, यहां पर यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको जरूर याद रखोगे। जापान के द्वारा कोरिया पर अपना आधिपत्य कब कायम किया गया? तो सिंपली याद रखोगे 1910 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1910 ईस्वी में जापान ने क्या किया? तो कोरिया पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि रूस एवं जापान युद्ध को समाप्त करने में मध्यस्थ की भूमिका किस देश ने निभाई थी। तो देखिए, रूस और जापान के बीच जो युद्ध चल रहा था, रूस और जापान के बीच जो युद्ध चल रहा था, इस युद्ध को समाप्त करने में सबसे अहम योगदान यानी कि बिचौलिए का काम किसने किया? तो मेरे भाई, आपको याद रखना है, यह बिचौलिए का काम किसके द्वारा किया गया? अमेरिका के द्वारा किया गया। अमेरिका ने क्या करा? तो जापान पर परमाणु बम गिरा दिया और इसके बाद क्या होता है? तो इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है। जापान अपने आप को आत्मसमर्पित कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जापान ने क्या, सॉरी, अमेरिका ने क्या किया? तो मध्यस्थ की भूमिका निभाई। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो मेरे भाई, आपका अगला क्वेश्चन है, रूस जापान युद्ध 1904 से 1905 ईस्वी में जो रूस और जापान के बीच युद्ध लड़ा गया, इसके बाद कौन सी संधि संपन्न होती है। तो देखिए, रूस और जापान युद्ध जो है, यह युद्ध कब रुकता है? तो इसके लिए एक संधि होती है, पोर्ट्समाउथ की संधि। यह संधि कब होती है? तो सन 1905 ईस्वी में होती है। कितने ईस्वी में? पोर्ट्समाउथ की संधि जो है, यह कब होता है? 1905 ईस्वी में होता है। और इसके बाद 1904-05 में होने वाला रूस और जापान युद्ध क्या होता है? तो समाप्त हो जाता है, संपन्न हो जाता है। आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जापान ने रियुकू द्वीप पर कब पूर्ण अधिकार कायम किया। स्टार लगाइए, क्वेश्चंस पूछी जा सकती है। और सबसे पहले आप हेडिंग बना लो, रियुकू द्वीप। क्या बना लो? हेडिंग, रियुकू द्वीप हेडिंग बना लो और समझिए इसके बारे में। पहले थोड़ी सी एक कहानी बताता हूं आपको। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रियुकू द्वीप जो है, यह कहां पर अवस्थित है या इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो सिंपली आपको याद रखना है, दक्षिण जापान में एक द्वीप है जिसका नाम है क्यूशू। क्या नाम है? दक्षिण जापान में एक द्वीप है जिसका नाम है क्यूशू द्वीप। यह क्यूशू द्वीप से लेकर के कहां तक? तो पूर्वोत्तर ताइवान तक। कहां तक? पूर्वोत्तर ताइवान तक फैला हुआ है आपका रियुकू द्वीप। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह रियुकू द्वीप जो है, यह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो सिंपली आपको याद रखना है 700 मील। क्या याद रखना है? 700 मील, या फिर कहे तो 1100 किलोमीटर तक यह द्वीप फैला हुआ है। कौन सा द्वीप? रियुकू द्वीप। अब देखिए, आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस ने क्या कहा कि जापान के द्वारा इस रियुकू द्वीप पर अपना जो है अधिकार कायम कब किया गया। पूर्ण रूपेण जापान ने 1874 ईस्वी में रियुकू द्वीप पर क्या किया? तो
अपना अधिकार कर लिया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो सिंपली आपका अगला क्वेश्चन है, चीन व जापान के बीच तिंतसीन की समझौता कब होती है। देखिए तिंतसीन की समझौता किसके बीच होती है, पहले आप याद रखोगे, चीन और जापान के बीच कौन सा समझौता होता है, तिंतसीन का समझौता। अब आपसे पूछ लिया गया कि यह समझौता आखिर कब होता है, तो आपको याद रखना है 1885 ईस्वी में चीन और जापान के बीच जो है तिंतसीन का समझौता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शिमोनोस्की की संधि निम्न में से किस चीनी राजनीतिज्ञ के प्रयासों का फल था। तो देखिए यहां पर शिमोनोस्की में जो संधि होती है यह किस चीनी राजनीतिज्ञ के प्रयास का फल था, तो आपको याद रखना है ली हांगचोंग। क्या याद रखोगे, ली हांगचोंग के प्रयासों का फल क्या था, तो शिमोनोस्की की संधि थी। चलिए आगे बात करते हैं, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, शिमोनोस्की की संधि के बाद, किसके बाद, शिमोनोस्की की संधि के बाद यूरोपीय शक्तियों के दबाव स्वरूप जापान को चीन का कौन सा भाग लौटाना पड़ा था। देखिए यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संधि कौन थी, तो आप संधि याद रखोगे क्या कहते हैं, शिमोनोस्की की संधि। कौन सी संधि, शिमोनोस्की की संधि। और इस संधि के बाद यूरोपीय शक्तियों के किसके दबाव स्वरूप, तो यूरोपीय शक्तियों के दबाव स्वरूप जापान ने जो है चीन का कौन सा हिस्सा लौटाया, तो आपको याद रखना है जापान ने चीन का क्या कहते हैं, लियोतुंग हिस्सा जो है यह किसको लौटा दिया, चीन को लौटा दिया। आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला क्वेश्चन है, जापान ने कोरिया को अपने साम्राज्य का अंग कब बनाया। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जापान ने जो है कोरिया पर अपना आधिपत्य कब कायम कर लिया। तो उसी क्वेश्चंस को एक अलग तरीके से पूछ लिया गया कि जापान ने कोरिया को अपने साम्राज्य का अंग कब बनाया, तो सिंपली याद रखोगे 1910 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1910 ईस्वी में जापान ने कोरिया को अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। आगे कहता है क्वेश्चंस कि जापान द्वारा चीन को शांतुंग प्रांत कब वापस लौटाया गया। तो जापान द्वारा जो है चीन के शांतुंग प्रांत को जो लौटाया गया था वह डेट क्या थी, तो मेरे भाई 1923 ईस्वी। कितना थी, 1923 ईस्वी में जापान ने चीन को शांतुंग प्रांत जो है यह लौटा दिया। आगे देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द्वितीय चीन जापान युद्ध की शुरुआत कब होती है। तो द्वितीय चीन जापान युद्ध जो है यह 1937 में कब शुरुआत होता है, 1937 में। डेट क्या थी, तो 7 जुलाई। डेट क्या थी, 7 जुलाई 1937 को यह क्या होता है, द्वितीय चीन जापान युद्ध शुरुआत होती है। और यह कब तक चलता है, तो सिंपली याद रखोगे 9 सितंबर 1945 तक द्वितीय चीन जापान युद्ध चलता है। और देखिए इसी बीच क्या होता है, इसी बीच में अमेरिका इसी युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने क्या करा था, तो अमेरिका ने जापान पर क्या गिरा दिया, परमाणु बम गिरा दिया। जापान पर क्या गिरा दिया, परमाणु बम गिरा दिया। जापान के दो प्रांत हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया गया था, तो अमेरिका के द्वारा यह बम परमाणु बम गिराया गया था। लेकिन यहां पर से क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिका ने नागासाकी पर कब बम गिराया, अमेरिका ने क्या कहते हैं हिरोशिमा पर कब बम गिराया। तो इसका जो है कंप्लीटेशन मैं आपको करवा देता हूं। आगे चलिए, तो आगे बेरा पार सीरीज में ये सारे क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड किया है। देखिए आपका जो है मैंने बेरा पार सीरीज में 90 क्वेश्चंस पिछली क्लासों में कंप्लीट करवा दिया था। यहां से मैं आपको 91 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चंस तक कंप्लीट करवाऊंगा। और देखिए क्वेश्चंस कहता है अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिरवाया। तो अमेरिका ने जो है अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था, तो 6 अगस्त 1945 को। इस डेट के साथ साथ आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया था उस परमाणु बम का क्या नाम था, तो लिटिल बॉय नाम था। क्या नाम था, लिटिल बॉय परमाणु बम। ठीक है, हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया उसका नाम लिटिल बॉय था। कब गिराया गया, तो 6 अगस्त 1945 को। आगे देखना क्वेश्चन से कि अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया। तो सिंपली याद रखेंगे 9 अगस्त 1945 को जो है अमेरिका के द्वारा क्या किया गया, नागासाकी पर बम गिराया गया। अब यहां भी आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका ने जो नागासाकी पर बम गिराया इस परमाणु बम का क्या नाम था, तो इस परमाणु बम का नाम था फैटमैन। क्या नाम था, फैटमैन। देखिए नागासाकी पर जो बम गिराया गया उसका नाम था फैटमैन, और इसके बाद हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय। यह बम कब गिराया गया नागासाकी पर, तो 9 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पर कब गिराया गया, तो 6 अगस्त 1945 को। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चंस क्या है। तो अगला क्वेश्चंस कहता है कि किसे धर्म सुधार का
प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? स्टार लगाना। जॉन विक्लिफ को क्या कहा जाता है? तो धर्म सुधार का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? तो मुस्तफा कमाल पाशा को। यह क्वेश्चन पूछी जा सकती है, स्टार लगा के रखिएगा और इसे जरूर याद कर लीजिएगा कि आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे? तो मुस्तफा कमाल पाशा को कहा जाता है। आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है इटालियन गद का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बोकेसियो को क्या कहा जाता है? तो इटालियन गद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो आधुनिक क्रांति जो है इसकी शुरुआत कहां से? तो ब्रिटेन से होती है, इसलिए सबसे पहले आधुनिक क्रांति कहां पर? तो ब्रिटेन में हो गया। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि खुले द्वार की नीति का जनक किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई जॉन हे को क्या कहा जाता है? तो खुले द्वार की नीति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट अगला है म्यूनिख फैक्ट, स्टार लगाइए। म्यूनिख फैक्ट कब होता है? तो 29 सितंबर 1938 को जो है मेरे भाई म्यूनिख फैक्ट होता है। आगे देखेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया? तो स्टार लगाना क्वेश्चन पर और याद रखिएगा अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में जो हिस्सा लिया गया यह 8 दिसंबर 1941 को। कब लिया गया? 8 दिसंबर 1941 को। आप प्यारा सा कमेंट करके बताना कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चलती है। नेक्स्ट देखेंगे इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है जर्मनी द्वारा वर्साई की संधि का पहली बार उल्लंघन कब किया गया? तो जर्मनी के द्वारा वर्साई की संधि का, कौन सी संधि? तो वर्साई की संधि का पहली बार जो उल्लंघन किया जाता है वह कब? तो 1935 ईस्वी में जर्मनी ने वर्साई की संधि का पहली बार उल्लंघन किया। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए कहता है योग्यता जो है यह आयु से नहीं बल्कि इच्छा शक्ति और समर्पण से मिलती है। तो इसलिए आप जब तक इस क्लास में अपना समर्पण नहीं दोगे मेरे भाई तब तक आपका जो है रिजल्ट ये बेहतर नहीं होने वाला है। अगर आपको रिजल्ट बेहतर चाहिए तो पूरी क्लास को शिद्दत से करो। जितना प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूं सारे प्रश्नों को फाड़ डालो, ठीक है? फिर तुम देखना जैसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे तुम मजे के साथ सारे प्रश्नों को हल कर पाओगे। आइए अब हम बात करते हैं एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और मेरे भाई आपके पेपर में लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस 20 मार्क के पूछे जाते हैं। तो देखिए आज जो क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, क्वेश्चंस कहता है कि वाशिंगटन सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन है? याद रखिएगा वाशिंगटन सम्मेलन के क्या कारण थे और इसके क्या महत्व थे, इसके बारे में बताइए। यानी कि वाशिंगटन सम्मेलन जो है यह क्यों होता है, इसके कारण के बारे में बताना है। और देखिए यह अगर होता है तो इसका क्या महत्व रहा, इसके बारे में आपको वर्णन करके बताना है। क्वेश्चंस वैसे केवल एक बार 2021 में पूछा गया है लेकिन यह इंपॉर्टेंट है 2023 के एग्जामिनेशंस के लिए। चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कैसे करना है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि क्वेश्चंस आपके पास जैसे ही आए बस छोटा सा काम करो, तो अपने लिए की पॉइंट खोजो। की पॉइंट क्या है? वाशिंगटन सम्मेलन। तो आइए हम सबसे पहला जो क्या कहते हैं हेडिंग बनाएंगे, वह हेडिंग बनाएंगे वाशिंगटन सम्मेलन के परिचय से संबंधित। तो देखिए वाशिंगटन सम्मेलन की अगर बात कर लिया जाए, बहुत ही यूनिक आंसर राइटिंग आप लोगों के लिए यहां पर मैं लेकर आया हूं, तो पूरी ध्यान से देखना। वाशिंगटन सम्मेलन की अगर बात कर लिया जाए तो यह सम्मेलन 12 नवंबर 1921 से शुरुआत होकर 6 फरवरी 1922 तक अमेरिका के वाशिंगटन में, कहां पर? अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित की जाती है। और इस सम्मेलन में क्या होता है? तो अमेरिका तथा यूरोपीय देश क्या होते हैं? शामिल होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए, देखिए यहां पर ध्यान रख सकते हो, क्या ध्यान रख सकते हो? तो 12 नवंबर 1921 से वाशिंगटन सम्मेलन की शुरुआत होती है और 6 फरवरी 1922 तक यह सम्मेलन चलता है जिसमें अमेरिका तथा यूरोपीय देश क्या होते हैं? शामिल होते हैं। और यह सम्मेलन कहां पर? तो अमेरिका के वाशिंगटन में क्या किया जाता है? तो आयोजित की जाती है। इस सम्मेलन को वाशिंगटन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं कि आखिर यह सम्मेलन होता क्यों है। तो देखो मेरे भाई अमेरिका और जापान के बीच में बढ़ती तनाव को देखकर दोनों के बीच में होने वाली जो युद्ध थी, संभावित युद्ध, ठीक है, युद्धों की संभावनाएं जो व्यक्त हो रही थी, उस संभावित युद्ध और तनाव को कम करने के लिए क्या किया गया? तो वाशिंगटन सम्मेलन को आयोजित किया गया था। ये दो पॉइंट्स को आपको बड़ी ध्यान से याद रखना है और परिचय में मैंने जो जिस तरीके से बताया आपको वैसे ही लिखना है। चलिए बात करते हैं आखिर इस वाशिंगटन सम्मेलन का क्या कारण था। कारण पूछा गया है तो कारण हेडिंग बनाएंगे। चलिए सबसे पहला कारण तो आपको लिखना है कि जापान की बढ़ती सैन्य शक्ति की चिंता। जापान के द्वारा क्या किया गया? तो जापान के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से पहले, किससे पहले? प्रथम विश्व युद्ध से
पहले ही जापान ने क्या किया, तो अपनी शक्ति, सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा था। किसको? जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा था। इसी बीच में क्या होती है, तो बोल्शेविक क्रांति होने के कारण रूस भी कमजोर हो जाता है। 1917 ईस्वी में देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 तक चलती है। और मेरे भाई बोल्शेविक क्रांति जो है यह 1917 में, नवंबर 1917 की क्रांति को किस नाम से जानते हैं? बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसी युद्ध के दौरान क्या होता है, बोल्शेविक क्रांति हो जाती है, जिससे रूस भी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ऐसे में जापान चीन पर अपना एकाधिकार करना चाहता है। क्या करना चाहता है? जापान जो है यह किस पर, तो चीन पर अपना अधिकार करना चाहता है। वही अमेरिका चीन में क्या करता है, तो अमेरिका चीन उन्मुक्त व्यापार के पक्षपाती थे। अमेरिका और चीन जो थे यह व्यापार के क्या थे, तो पक्षपाती थे। जनवरी 1996 में क्या होता है, तो जापान ने चीन पर अपनी 21 सूत्री मांगों को मानने पर दबाव डाला। इन मांगों में विभिन्न बंदरगाहों के रास्ते जापान के लिए खोलने, चीन के साथ कोयले और लोहे का व्यापार संबंधी सुविधाएं देने जैसी मांग थी। देखिए 1916 में क्या किया जाता है, जनवरी 1916 में जापान ने क्या किया, तो चीन पर क्या अपना 21 सूत्री मांग का दबाव बनाने लगा। और इस दबाव के साथ साथ उन्होंने इस चीजों की मांग की। देखिए किन किन चीजों की मांग की, तो सबसे पहला बंदरगाहों के रास्ते जो है यह जापान के लिए खोलने की मांग किया गया। चीन के साथ कोयले और लोहे का व्यापार संबंधी सुविधाएं देने जैसी मांग प्रस्तुत की गई। आगे लिखेंगे कि चीन के द्वारा जापान की इस मांगों को स्वीकार करना। देखिए मांग किससे की जा रही थी, चीन से मांग की जा रही थी, जापान के द्वारा। अगर चीन इस मांग को स्वीकार कर लेता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जापान का चीन का संरक्षण बन जाना। इसका संरक्षण बन जाना, तो जापान का संरक्षण बन जाना। अगर ऐसा होता तो क्या होता कि चीन में, कहां पर, चीन में अमेरिका की मुक्त द्वार की नीति जो थी इसका क्या होता, तो अपमान होता। क्या होता? अपमान होना तय हो जाता। बाकी आगे देखेंगे, देखिएगा क्या लिखना है। तो अतः अमेरिका ने जापान के ऐसे मांगों का विरोध किया। अमेरिका के द्वारा क्या किया गया, तो जापान का जो यह मांग था रूस से, तो इस मांगों का किसने विरोध किया, तो अमेरिका ने विरोध किया। और कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार किसी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं करती है जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका के संधियों द्वारा प्राप्त अधिकारों और चीन की राजनीतिक तथा प्रादेशिक अखंडता को या मुक्त द्वार की नीति को कोई आंच पहुंचती हो। ठीक है, इसके बाद विश्व युद्ध के बाद जो है जापान क्या करता है, तो शांटुंग और प्रशांत में स्थित जर्मनी टापुओं पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन जो है इसके खिलाफ आ जाता है। किसके खिलाफ आ जाता है, तो जापान के खिलाफ आ जाता है। चलिए आगे देखेंगे। इधर जो है अमेरिका क्या करता है, तो अमेरिका ने यूरोपीय देशों और जापान के बीच हुई संधियों को मानने पर इनकार कर दिया। आगे दूसरा कारण था कि आंग्ल जापान संधि। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आंग्ल जापान संधि। समझेंगे आंग्ल जापान संधियों के बारे में, तो देखिए सन 1902 ईस्वी में आंग्ल जापान संधि ने अमेरिका को क्या करता है, तो ससंगित कर देता है। क्योंकि देखिए आंग्ल जापान संधि जो थी इससे अमेरिका को क्या हो जाता है, अब संदेश होना शुरू हो जाता है। अब इस संदेश के दौरान, ठीक है, इस संधि के अनुसार जो है अगर अमेरिका जापान पर हमला भी कर देता है तो इंग्लैंड जापान का साथ दे देगा। उस स्थिति में क्या होगा, इंग्लैंड जो है जापान का उस स्थिति में साथ देगा। तो 1911 ईस्वी में इस संधि के नवीनीकरण ने अमेरिका को क्या किया, यकीन दिला दिया कि एशिया में जापानी हितों का साथ इंग्लैंड देगा। कौन देगा, जापानी हितों का साथ इंग्लैंड देगा। और यह कब क्लियर हो जाता है अमेरिका को, 1911 ईस्वी में, जब इस संधि का नवीनीकरण किया जाता है। इसके बाद देखिए अमेरिका को सशंकित देखकर इंग्लैंड को स्पष्ट करना पड़ा कि यह संधि केवल रूस और जापान के खतरे से संबंधित है। किससे संबंधित है, रूस और जापान से। इंग्लैंड ने यह ऐसा क्लियर करके अमेरिका को बता दिया कि देखिए यह जो संधि है, यह संधि केवल और केवल किसके लिए, तो रूस और जापान के खतरे से संबंधित है। आगे देखेंगे तो अगला जो है, अगला है आपका नौ शक्ति। ठीक है, नौ सैन्य शक्ति में शत्रुता। अब यह नौ सैन्य शक्ति में शत्रुता क्या कारण है, इसको समझिएगा। अमेरिका और जापान के बीच में नौ सैनिक शत्रुता इतनी बढ़ गई थी कि दोनों देश अपनी अपनी नौसेना की ताकत तेजी से बढ़ाने लगा था। ठीक है, इसी बीच क्या होता है, तो इंग्लैंड की अमेरिका जापान युद्ध से
दूरी बनाए रखने की स्पष्टीकरण से जापान समझ गया कि उसे इंग्लैंड और अमेरिका ने संयुक्त नौसेना शक्ति के बराबर अपनी शक्तियों का विकास करना होगा। आगे देखेंगे अगला जो है ये वाशिंगटन सम्मेलन। इस वाशिंगटन सम्मेलन का क्या महत्व रहा था या क्या परिणाम निकल कर आया, तो परिणाम में हम लोग लिखेंगे कि यह सम्मेलन तात्कालिक समय की ऐतिहासिक घटना थी। इस सम्मेलन को बुलाने का मुख्य रूप से दो ही उद्देश्य था। सबसे पहला क्या उद्देश्य था, तो जापान की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करके चीन को क्या कराना, तो चीन की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करते हुए चीन के दरवाजे व्यापार के लिए सभी देशों के लिए समान रूप से खोलना। और दूसरा क्या था, तो दूसरा उद्देश्य यह था कि जापान, अमेरिका और इंग्लैंड की नौसैनिक ताकत के बढ़ते टकराव को खत्म कर देना। इस सम्मेलन ने सफलतापूर्वक दोनों उद्देश्यों की सफलता प्राप्त की और इस संधि ने आंग्ल जापान संधि को खत्म कर दिया तथा अमेरिका, जापान, इंग्लैंड के बीच होने वाले संभावित युद्ध को क्या किया गया, तो अनिश्चित काल तक टाल दिया गया। क्या किया गया, अनिश्चित काल तक टाल दिया गया। ठीक है, आगे निष्कर्ष लिखना तो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। निष्कर्ष में मेरे भाई क्या लिखेंगे, तो अतः अमेरिका और जापान के बीच बढ़ती तनाव को देखकर दोनों के बीच में होने वाली संभावित युद्ध और तनाव को कम करने के लिए जो है किस सम्मेलन का, तो वाशिंगटन सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपको किसके लिए लिखना है, तो वाशिंगटन सम्मेलन के आयोजित होने के कारण और इसका क्या महत्व रहा है, क्या परिणाम निकल कर आया, इसके लिए आपको इस तरीके से आंसर राइटिंग करना है। पेपर में अगर आप इस तरीके से आंसर राइटिंग कर देते हो तो निश्चित ही आपके रिजल्ट जो है 80 to 85% एबव रहने वाला है। तो सिंपली अगर ये क्लासेस आपको मेरे भाई हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके अपने इस फिक्स टारगेट 2.0 परिवार को सपोर्ट मिल सके। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ अब सब्सिडरी की नई क्लासेस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।